Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, today we will discuss the part 2 of the topic, that is the PHP that we started in the last lecture. Okay? तो आज देखते हैं कि हम PHP के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर पाते हैं इंशाल्लाह. Okay, remember we stopped at this particular slide and said that we will start exactly from this point. So we were discussing the operators and now we have found some comparison operators. These comparison operators are just like the JavaScript and has just one additional operator, and that additional operator is somewhere. Okay, sorry, it's here. We are familiar with this equality operator, so we can always compare x equal y. It will return true if x and y both have the same value. And if we want to see whether they are identical, when we say whether they are identical, it means that we want to test two things together. Number one, their value is similar, they are equal in value and they are equal in data type also. So the value as well as the data type, if two quantities match with each other, matching the value and matching with the data type, then we say that in this terminology that variables are identical. और इक्वल और आइडेंटिकल के लिए, इक्वल के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल दो दफ़ा, और आइडेंटिकल के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल थ्री टाइम्स. ओके, और नॉट इक्वल इज ओके. नॉट इक्वल कैन ऑल्सो बी यूज्ड, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन. ना लेस हो ना ग्रेटर हो तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट इक्वल. ओके, नॉट आइडेंटिकल, वही बजाय सिंगल के हम दो यूज करेंगे. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, रिमेनिंग आता सेम. और बाकी राइट साइड के ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि यू ऑलरेडी नो के उसकी क्या डिटेल्स हैं. ओके, हियर आप इसको जब ट्राई आउट करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर लिखकर और उसके जो रिजल्ट देखेंगे तो यू विल फाइंड के दीज वैल्यूज हियर x is equal to 100 and y is also equal to 100, so they are equal as well as they are identical. Or not equal to y, it will return false, it will return true, it will return true, it will return false. Not identical, it will return are they not identical, but they are identical, so it will say के false क्योंकि they are not. This will not return false. They are okay, since you are only checking the value, to says it will say okay, they are not equal, it will return false. Not identical, they are also identical, so it will also return false. उसके बाद A और B और greater than, less than, बाकी आसान ही है. अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है क्या नाम देते हैं इसको रन करने के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए, तो मैंने आपको बताया कि यू कैन ऑलवेज, ये सारी की सारी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं w3schools.com पे. आप वहाँ पे ट्यूटोरियल पे जाके रन करें, ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे एक आपको बटन मिलेगा ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसको क्लिक करें और वहाँ पे आप एग्जीक्यूट करके देखें कि क्या आपने एग्जीक्यूट किया था और रिजल्ट उसका क्या आया था. और यू कैन ऑलवेज व्यू दी सोर्स ऑल्सो, और वैसे आपको नजर आ रहा होगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर. ओके, देन दी लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास है एंड और नॉट, तीन. लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है एक एडिशनल हमारे पास और आ गया, और वो जो एडिशनल है वो है जनाब एक्सक्लूसिव और. पहला है ऑपरेटर एंड, नेम इज एंड, $x and $y true if both x and y are true. Or this is called or, $x or $y true if both x and y are true. ठीक. एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और अक्सर में से आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो उसका क्या है कि अगर सिमिलर इनपुट्स हैं दोनों तो ये आंसर देता है फॉल्स. यानी कि अगर $x इज ट्रू है
डॉलर वाई इज ट्रू है, तो जब दोनों का एक्सक्लूसिव और लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। एक और भी चीज हो सकती है, सपोज डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1 और डॉलर वाई इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन यू टेक द एक्सक्लूसिव और ऑफ डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई इट विल रिटर्न फॉल्स। जबकि अगर डॉलर एक्स इज इक्वल टू 0 हो, वाई 1 हो या वाई 1 हो और एक्स 0 हो, दोनों में से जो डिफरेंट इनपुट्स हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है एक्सक्लूसिव और का वो आता है ट्रू। तो ये है इसका, हम कहते हैं ट्रुथ टेबल इसका। अच्छा जी, ये तो था जनाब पहले तीनों जो दो आपने देखे थे, एंड और एक्सक्लूसिव और। ये जो एंड है, इफ बोथ डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई आर ट्रू, both x and डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई आर ट्रू, आप देखें कि ये वही काम कर रहा है यहाँ पे। ये वाला और जो है ये भी इफ आइदर दिस इज ट्रू, और ये जो नॉट है ये नॉट का काम कर रहा है। तो बाकी तो फैसिलिटीज वही हैं, सिर्फ ये मैंने आपको बताया, सॉरी ये एक्सक्लूसिव और ये एक नई चीज है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में नहीं देखा था, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये मौजूद है। ओके जी, अरे ऑपरेटर्स, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। जो अरे ऑपरेटर्स हैं इनको हम क्यों अरे ऑपरेटर्स कहते हैं, पहले तो आप इधर देखिए कि ये प्लस जो है ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं यूनियन ऑपरेटर। ये है जनाब इक्वालिटी ऑपरेटर, और ये है आइडेंटिकल ऑपरेटर, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो पीएचपी अरे ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर अरेज। जब आपने दो वैल्यू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना ना, तो आपने वो यूज करने जो मैंने आपको पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताए हैं। लेकिन जब आपने अरेज को कंपेयर करना है, रिमेंबर अरे कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट उसका डिफरेंट हो सकता है। तो जब आपने दो अरेज को कंपेयर करना है तो उस वक्त जो आप ऑपरेटर्स यूज करेंगे, तो ये तो वो सिमिलर ही है जो कि आप यूज करते हैं, ये भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर आपको अरे के ऑपरेटर्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और ये देखें आपने यहाँ पर जो डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई बोथ आर आइडेंटिकल कीज एंड नॉट ओवर रिटर्न, दिस इज समथिंग। अच्छा, अब यहां पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यूनियन ऑफ डॉलर एक्स एंड यूनियन ऑफ डॉलर आई, पर डुप्लीकेट कीज आर नॉट ओवर रिटर्न। तो बेसिकली ये कंपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि ये कॉन्केटिनेट यूनियन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये आइडेंटिकल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो बेसिकली है ना, ये कॉन्केटिनेशन वाला है जिसको कि हम यूनियन कह रहे हैं। और ये अरेज को, ये स्ट्रिंग को कंबाइन करना हो तो हम कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, याद है लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, डॉट यूज करते हैं। वी यूज डॉट टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स, बट इफ वी नीड टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, अब हम कॉन्केटिनेट नहीं कह रहे क्योंकि वो अरेज है। दो अरेज को जब आप कंबाइन करेंगे तो उसको यूनियन कहते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे दोनों के दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, और जब वो कंबाइंड हो जाएंगे तो हम उसको यूनियन कहेंगे। और ये जो पर डुप्लीकेट कीज आर नॉट ओवर रिटर्न, ठीक हो गया। अब मैं आगे एग्जांपल कराऊंगा ना तो ये समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें आसानी हैं, बाकी वही चीजें जो मैं आपको पहले उसके अंदर स्ट्रिंग्स के लिए करवा चुका हूं या डेटा टाइप्स के लिए करवा चुका हूं। एग्जांपल देखते हैं इसकी, ये पहली एग्जांपल ही देख लें। डॉलर एक्स अरे ए इज रेड, बी ग्रीन, डॉलर वाई सी ब्लू, डी येलो। अब हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू दैट इज डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। अब ये दोनों अरेज हैं। अब यहां पर जो है ये हम एक प्लस यूज कर रहे हैं एज ए यूनियन ऑफ डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, वो इसका आंसर आ जाएगा। जब आप ये डम करेंगे तो डम का मैंने आपको बताया कि हर एक का वो आपको साइज भी बताएगा और उसका जनाब वैल्यूज भी बताएगा, और इस तरीके से आपको इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, ये है डॉलर एक्स इक्वालिटी वाई, और ये बताएगा कि क्या एक्स और वाई दोनों इक्वल है। हमें पर नजर आ रहा है कि दे आर नॉट इक्वल, तो ये बताएगा फॉल्स है। और ये बता रहा है कि क्या एक्स और वाई एग्जैक्टली आइडेंटिकल भी हैं,
तो दे आर दो डेटा टाइप तो उसका सेम है, लेकिन डेटा सेम नहीं है तो ये भी फॉल्स, क्योंकि इसने दोनों को मिला के जवाब देना होता है। कहेगा क्या दोनों फॉल्स हैं? यस, हम कह सकते हैं कि दोनों फॉल्स हैं। दे आर नॉट इक्वल, यस दे आर नॉट इक्वल। हाँ, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, नॉट दैट इज, क्योंकि उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, बट दे आर आइडेंटिकल। तो इसका जो आउटपुट है वो अगर अच्छा होता कि मैं यहाँ दिखा देता, लेकिन सॉरी मिस हो गई मुझसे ये स्लाइड। इसकी आउटपुट जो है ना आप वहाँ पर W3 स्कूल के ऊपर देख लीजिएगा, या अपने स्क्रिप्ट के ऊपर कट पेस्ट करके रन करके देख लीजिएगा। ओके, PHP कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिस तरीके से हमने जावा के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, इसी तरीके से PHP में भी वही है गॉट दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे मुझे इजाज़त देंगे थोड़ी सी, तो आई विल बी लिटिल फास्ट, ताकि हम वही चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट अ क्विक रिवीजन, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड ऑफ आफ्टर द कंडीशन दैट यू आर टेस्टिंग इट, और हम अगर सिंगल एक कंडीशन के बाद एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसको इफ स्टेटमेंट कहते हैं। हमें ये भी पता है कि अगर हम दो ऑल्टरनेट ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं तो आइदर द कंडीशन इज ट्रू तो एक पार्ट उसका एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज अगर फॉल्स हो जाए तो सेकंड सेट ऑफ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर हमें ये भी पता है कि वी कैन ऑल्सो यूज इफ एल्स एंड एल्स स्टेटमेंट, हम कंबाइंड करके कॉम्बिनेशंस के अंदर भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन इफ ट्रू देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस, इफ इट इज फॉल्स देन एल्स यू कैन पुट अनदर चेक, एल्स यू कैन पुट अनदर चेक एंड एल्स यू कैन पुट अनदर चेक। तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि ओनली वन सिंगल स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट वन टाइम, पूरे ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यही खूबसूरती है इफ स्टेटमेंट की या इफ ब्लॉक की। स्विच स्टेटमेंट जो है वो हम कब यूज करते हैं? इट बेसिकली सिलेक्ट्स वन ऑफ द मेनी ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है जिसको कि आप टेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट के डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट डेज है, एंड देन यू कैन ऑलवेज टेस्ट इट आउट, और उसमें से सिर्फ ऑब्वियसली एक वैल्यू जो है जो उसको मैच करेगी दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर कोई वैल्यू ना मैच करे तो इसमें एक बड़े मजे की चीज है जिसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू भी एग्जीक्यूट हो सकती है। चाहे तो आप ये वाला काम इफ से भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको काफी ज्यादा नेस्टिंग करनी पड़ती है। सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, जस्ट लाइक इफ, और इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट, अब आपको ये पता ही है। और ये इफ कंडीशन और फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट और एंड करके हम इसके अंदर करते हैं। दरमियान में हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं जो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमने अच्छा ये भी एक फंक्शन है टाइम का, और इसको आप देखें बड़े मजे का फंक्शन है। अगर आप इसको h पास कर देंगे तो ये डेट में से सिर्फ आवर्स निकाल के ले आएगा, और वो आर जो है कि जो भी उसकी वैल्यू हो सकती है, तो $t इज इक्वल टू डेट ऑफ आर, तो ये सिर्फ घंटे की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी असाइंड टू $t। और हेयर यू कैन पुट अ टेस्ट कि इफ $t इज 20। अच्छा ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, देखें, क्योंकि ये आर स्ट्रिंग के अंदर है, ये वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी, लिहाजा आप इसको कंपेयर करते हुए आप इसको स्ट्रिंग यूज करेंगे। $t is less than equal to 20, have a good day। और जो मैंने पहले भी आपको कराया था कि अगर ये else लगा दें इसके साथ, आगे चलते हैं, आई एम श्योर कि आप माइंड नहीं करेंगे इसे, $t 20 और else is equal to have a गुड नाइट, क्योंकि इफ इट इज ग्रेटर देन 8 देन यू कैन हैव अ गुड नाइट। तो आप उसको दो स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, और इसके बाद आप मल्टीपल एल्स इफ और एल्स को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और उसके भी हम ये कह सकते हैं कि अगर लेस देन 10 है तो हैव अ गुड मॉर्निंग, एल्स 20 और इको, एल्स इको दिस, और आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम तेज तेज चल रहे हैं भाई जरा सा। ओके, स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि आपको यहाँ पर केस के साथ आप लेबल्स यूज कर सकते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, दोनों। लास्ट टाइम मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू यूज की थी, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम इसके लेबल्स के साथ आई कैन जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू। और माइंडेड जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो इफ स्टेटमेंट की तरह ये ऑटोमेटिकली पहली स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद बाहर निकल जाता है इफ में से कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बाहर नहीं जाता, आपको ब्रेक यूज करना पड़ता है।
टू सेंड द कंट्रोल आउटसाइड इफ दिस इज ट्रू. अगर ये एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट. अदरवाइज टेस्ट दिस वन. If this is true, break this one. If this is true, break this one. और अगर यहाँ पर सारा true नहीं हो रहा तो ये continuous जाएगा हत्ता कि आप you will enter into the default and you will execute the statement provided into the default. और इसको डिस्कस करने की बजाय एग्जाम्पल देख लेते हैं कि your favorite color by default suppose you have initialized red and then you can switch to that. यहाँ पे label use कर रहे हैं, if it is red then your favorite color is red. otherwise compare कि क्या ये blue है, और obviously यहाँ पे हमने red दिया था तो यहाँ से आके break हो जाएगा. otherwise blue, green और default के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका favorite color जो है ना तो red है, ना blue है और ना green है. so this the way the switch statement is executed. ठीक, ओके. देन वी हैव अ PHP लूप्स जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाए थे. थोड़ा सा आपको मौका मिला कि मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ. ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि यू विल फाइंड अ न्यू पार्टी है. जैसा फॉर स्लैश इन था ना, वो अरे के हर एलिमेंट्स के अंदर एंटर होता था. यहाँ पे फॉर स्लैश इन की बजाय वी हैव अ लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे. वहाँ पे था फॉर स्लैश इन फॉर ईच एलिमेंट इन द ऑब्जेक्ट. याद आया ना. सो यहाँ पर बाकी while जो है इट वर्क्स लाइक लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड स्टेट कंडीशन इज ट्रू. डू while में और while में मैंने आपको फर्क बताया था कि डू while में एट लीस्ट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस. बाकी ये while की तरह काम करता है. For loops loops through a block of code specified number of times, जो आप फिक्स नंबर दे सकते हैं. और इसका भी हम अभी बताएंगे कि वही तीन कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं. सो while condition is true you execute the block of statement. और ठीक हो गया भाई. और वही चीज़ $access जहाँ पर कि आपने दरमियान में इस कंडीशन को, ताकि ये अनडिफाइंड टाइम्स या अनलिमिटेड टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स ना एग्जीक्यूट होता रहे. सो आपको यहाँ पर इस कंडीशन वेरिएबल को मॉडिफाई भी करना है और यहाँ पर इसकी मदद से हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं. एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी एग्जाम्पल दैट आई हैव जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड. ये उसका कोड है और ये देखें कि एक्सेस वर्जन यहाँ पे इनिशियलाइज किया फॉर लूप की तरह. उसके बाद यहाँ पे उसको टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उसके इंक्रीमेंट कर रहे हैं. यही वजह है कि मैंने आपको बताया था while और for लूप जो है वो एक ही तरह काम करते हैं. डू लूप का सिंटेक्स क्या है, क्योंकि ये आप टेस्टिंग कंडीशंस जो है, सिंस यू आर डूइंग द टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, so your condition is tested at the end of the block. So that is the major difference between the loop while and do while statement. क्योंकि उसमें while के अंदर कंडीशन शुरू में टेस्ट हो जाती है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक दफ़ा भी ज़रूरी नहीं. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड. वेयर एज डू while में एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी. और ये भी आप इसको देख लीजिएगा, आई एम जस्ट क्विकली पासिंग थ्रू इट कि ये आपको पता है. ये उसकी एग्जाम्पल है डू while की और इसका सिंटेक्स है. मेक श्योर कि ये आप इसको यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे. अगर यहाँ नहीं करते तो वैसे भी स्क्रिप्ट एंड हो रहा है तो फिर ये बेशक आप यहाँ ना ख़त्म करें. मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो लास्ट स्टेटमेंट को खुद ब खुद ये टैग जो है उसको टर्मिनेट कर देता है. डू while लूप की एग्जाम्पल. ओके, फॉर लूप के बड़ी तफसील से मैंने आपको फॉर लूप जो है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. तो आई एक्सपेक्ट के वो आपको याद है. अब कोई उसकी रिवीजन कर लेते हैं. यहाँ पे इट हैज़ गॉट 3 कंस्ट्रक्ट्स. वन इज कॉल्ड शाबाश इनिशियलाइजेशन. सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड टेस्ट. Third is called the increment or decrement the condition variable. और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है लूप इनिशियलाइजर के अंदर इसको इनिशियलाइज किया हुआ है. यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं. यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं.
ठीक है ना, आगे फर्दर आई एम श्योर कि आपको पता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये है हमारे अरेज के लिए। तो इसको देख लेते हैं। फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन अरेज, क्योंकि अरेज के लिए फॉर ईच मीन्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। तो एंड इट इज यूज्ड टू लूप थ्रू द each element of the array starting from the first element up to the last element। जिससे हमने कहा था for slash in, तो वो क्या करता था, हर मेंबर ऑब्जेक्ट के हर मेंबर में जावास्क्रिप्ट जो है हमें उसको एक्सेस प्रोवाइड कर देता था। तो यहाँ पर हम अरे के हर एलिमेंट के लिए हम फॉर ईच अरे डॉलर वैल्यू जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर एवरी लूप आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ द करंट अरे एलिमेंट इज असाइंड टू डॉलर वैल्यू एंड द अरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय 1। ये मूव बाय 1 आगे इंक्रीमेंट होता चला जाता है, ठीक है, until it reaches the last element of the array। then इसको थोड़ा सा म्यू करके देख लेते हैं कि यहाँ पर we have got an array, डॉलर कलर इज इक्वल टू ये एक array है that contains 1 2 3 and 4 एलिमेंट, ठीक। उसके बाद हमने कहा फॉर ईच डॉलर कलर एज वैल्यू, ये देखिए सिंटेक्स है, ये एज इज ए की वर्ड और फिर यहाँ पे आप ये कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। दिस इज द इनिशियलाइजेशन और ये वो अरे है जिस अरे के अंदर से आपने walk through करना है, the array through which in which you want to access each and every element of the array, you will use that array here। For each is again a key, this is again a keyword within parenthesis। ये syntax थोड़ा सा different है, थोड़ा सा concentrate करवे, बाकी working इसकी वैसे ही है जैसे for loop काम करता है। और जनाब विद इन दी पैरेंथेसिस हम क्या कहते हैं कि जो भी वैल्यू इसको मिली उस वैल्यू को प्रिंट आउट कर दें। और ये मैंने आपको बता दिया HTML टैग जो है इसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं टू मूव इनटू द नेक्स्ट लाइन। सो व्हाट इट विल डू, इट विल इको या प्रिंट आउट रेड, नेक्स्ट लाइन में ग्रीन, नेक्स्ट लाइन में ब्लू और नेक्स्ट लाइन में येलो। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पर जहन में रखनी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसमें देखिए इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं हम, कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं कहीं, क्योंकि लूप वेरिएबल है ही कोई नहीं इसके अंदर। ये जो है ना, ये आपने यूज किया है जस्ट टू पिक अप द वैल्यू जिसको इसकी आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। उस डेटा की जो आपको एक्सेस मिल रही है वो वाली जो है आप डॉलर कलर में से उठाकर आप उसको यहाँ पर रख रहे हैं, सिर्फ वैल्यू के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, इंडेक्स के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा। आप दो कि ये इंडेक्स के थ्रू ही 1 by 1 सारे वेरिएबल की एक्सेस देगा। लेकिन इसमें और फॉर लूप में डिफरेंस इज दैट कि फॉर लूप में आप इंडेक्स वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसको इंक्रीमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ना तो आपने टेस्ट किया, ना आपने इनिशियलाइज किया, ना आपने उसको इंक्रीमेंट किया, सिर्फ आपने उससे रिक्वेस्ट की कि फॉर ईच, बस फॉर ईच को वो खुद इंटरप्रेट करेगा कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और लास्ट एलिमेंट तक आपको 1 by 1 एक्सेस प्रोवाइड कर देगा और हर एलिमेंट का डेटा जो है वो आप पिक करते चले जाएंगे। इसका सिंटेक्स है डॉलर कलर मींस नेम ऑफ द अरे, कहाँ है ये नेम ऑफ द अरे, जिसमें से कि आप कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट एज इधर टेम्परेरी भी हमें वो हर एलिमेंट जो उसका है वो हमें प्रोवाइड कर दें, दैट्स इट। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है एंड आई एक्सपेक्ट यू कि आप इसको जरूर एक्सरसाइज करेंगे। PHP यूजर डिफाइंड फंक्शंस, Besides the built-in PHP functions, we can create our own functions। बहुत सारे functions तो मैं already examples में demonstrate कर रहा हूँ and I just keep on using the new functions। और साथ साथ जब भी first time मैं function use करता हूँ I do explain it to you also, ताकि आपको पता चल जाए कि function क्या काम करता है। लेकिन अगर आपने अपना function define करना है तो function is a block of statements और we know that we can use it repeatedly in any program। So function will not execute immediately when the page is loaded, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी जावास्क्रिप्ट के हवाले से कि कब कब वो एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पे the function will only be executed when we call a function। कैटेगोरिकली जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके
क्योंकि जावास्क्रिप्ट और इसमें फर्क ये है, जावा इज ए डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर द HTML डॉक्यूमेंट, जबकि PHP जो है वो आपके डिफॉल्ट नहीं है बल्कि आप बताते हैं, लिहाजा PHP के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर होता है एग्जीक्यूट के। ओके, A user defined function can be declared with a keyword। ये कीवर्ड है function, मीन्स के जो आप नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं that is not an ordinary variable, that is the name of the function। अब लेकिन इसके ऊपर सारे वो rules and regulation and syntax are applied that we have quickly gone through it while we discuss the how we can define a variable। So we can just use the camel case like combination, it should be a case sensitive, means के जो नाम आप यहाँ डिफाइन करेंगे exactly इसी नाम से you will call that particular function। Then you have this syntax that distinguish कि this full name is not a variable, rather it is a function। Then you have a curly bracket, or this means कि within that you can enclose the body of that particular function। So उसके बाद उसको आप कॉल कर सकते हैं। अ फंक्शन नेम कैन स्टार्ट विद ए लेटर, वही मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं हमने आपको उसमें वेरिएबल्स में बताए थे। सो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल राइट मैसेज, और ये मैसेज ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होगा। This will just the definition of the function, keyword function, then you have given it a name, and remember with the parenthesis, then this is the body of the function hello world, और यहाँ पर हमने इस function को call किया। When you will call this function here, only then this function will be executed। याद है पिछले एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन को यहाँ पे 3-4 दफा कॉल किया था, तो जैसे जैसे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ऑटोमेटिकली वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है, इसको कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन मीन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन। फंक्शन आर्गुमेंट्स ये भी वही हैं जो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बताए थे। दैट इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू अ फंक्शन थ्रू आर्गुमेंट्स, एंड आर्गुमेंट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, सारे रूल्स रेगुलेशन वही अप्लाई होंगे। आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरामीटर, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट। यू कैन ऐड एज मेनी आर्गुमेंट एज यू वांट एंड यूज दैट सेपरेटेड विद ए कॉमा। The example of the function we have used आगे जिसमें कि family name यूज किया, function is called, और इसमें कोई मजे की चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। वो मजे की चीजें क्या हैं? function family name और argument हम पास कर रहे हैं डॉलर family name, और ये जनाब उसका आ गया यहाँ पे डॉलर family name हो गया। ठीक, इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट पास करेंगे डॉलर फैमिली नेम, इको क्या करेगा, जो यहाँ पे आपने आर्गुमेंट यहाँ पे पास ऑन किए ना, उसको वो डॉलर फ्रेम एफ फैमिली नेम के भी यूज करेगा। उसके बाद ये उसका फर्स्ट नेम कहेंगे, उसका जो नेक्स्ट नेम है वो उसका ये है। तो अब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो आउटपुट क्या आएगी? जानी, हैगी, स्टेल, और ये सारे ना सारे नाम 1 by 1 लिखे आएंगे। नहीं, ऐसी आउटपुट नहीं होगी। क्यों? बिकॉज के ये जानी तो आ गया इधर, तो इसके साथ आया समझ में? ये जनाब यहां पर ये भी लिखेगा जानी, और ये भी लिखेगा रेफरेंस। या अगर मैं यहां पे लिखता अपना नाम डॉलर दिस मुस्तहसन, तो फिर मैं इसको कॉल करता कि फैमिली नेम अहमद, तो ये लिखता अहमद मुस्तहसन। फैमिली नेम जावेद मुस्तहसन, फैमिली नेम नासरा मुस्तहसन, फैमिली नेम सनिया मुस्तहसन।
सो यू कैन जस्ट यूज इट एज दिस वन, ये है उसका फर्स्ट नेम और ये उसका फैमिली नेम के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आप ये एक बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग सी सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन ये आपको बता रही है कि आप कैसे आर्गुमेंट के साथ इस्तेमाल करके आप उससे डिफरेंट काम जो है ले सकते हैं, और वो फीचर आपको इको भी प्रोवाइड कर रहा है और फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरीके से आप पूरी फैमिली के जो नेम्स हैं वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट इसी एग्जांपल में दो आर्गुमेंट्स अगर हम यूज करें, दिस एंड दिस। अब ये एंड क्या है? ये एंड सिर्फ आपको बताने के भी है, ये एंड यूज नहीं होगा, बल्कि एंड की जगह पे क्या यूज होगा? एंड की जगह पे कॉमा यूज होगा। और अगर यहां पे आप देखें फंक्शन एफ नेम, ठीक, और ईयर, ये दो आर्गुमेंट्स हैं। दिस टाइम वी विल पास ऑन टू आर्गुमेंट्स and this is first argument will be put up here, the second argument will be put up here. So it will say this age, this born in 1975. तो ये सारे के सारे जो है, और क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी आप डेटा देते हैं इट इज treated just like one argument string to echo, तो इसलिए आपके ये जो तीन नहीं बल्कि एक ही आर्गुमेंट काउंट होता है। हालांकि इसके अंदर फंक्शन के आर्गुमेंट 1 और 2 हैं, लेकिन ये इको का आर्गुमेंट जो है ना, क्योंकि ये एक डबल कोट के अंदर है, तो बल्कि 4 आर्गुमेंट है इसके, 1 2 3 और ये एक कांस्टेंट 4। ठीक हो गया? तो ये that will be so one if you want to use more than one arguments you can use it with the help of comma, or you can just manipulate it as per your convenience. Then there is a default argument, that is something very interesting. ठीक है ना, ये मैंने एक जगह पहले भी पिछली स्लाइड में कहीं जिक्र किया था, लेकिन हल्के फुल्के किया था क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। PHP default argument is a value. So when we call certain function, examples show how to use a default parameter, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि you can call a function without passing the argument. आपके ये मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है, फर्ज किया हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे जो हम इक्वल साइन के साथ मिनिमम हाइट हमने डिफाइन कर दी इज इक्वल टू 50। सो फंक्शन नेम इज सेट हाइट एंड द डिफॉल्ट हाइट इज इक्वल टू 50। उसके बाद इको द हाइट इज कॉलन डिफॉल्ट हाइट। When you call this function here, first time when you call this function, since you are passing this argument here, so it will take this argument, और ये जो यहाँ पर 50 है इसको ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा, और इट विल प्रिंट वैल्यू के द हाइट इज 350 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल। ओके, और यहाँ पे सेट हाइट फंक्शन आपने कॉल किया और यहां पे आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। जब कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो दिस डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है दैट विल बी यूटिलाइज्ड, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने 50 दिया हुआ है, तो लिहाजा it will use a default argument 50. Here it will print 135 or here it will print 80, but here it will use the default. So that is again a very very powerful feature जो कि आप C में तो नहीं, लेकिन आप C++ के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ठीक, function $x $y returning value, it can also return a value, and that is the essence of the function के function में return a value। और जनाब अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि the function sum is equal to x y and z is equal to x plus y, it return $z। ठीक, अब जब ये $z रिटर्न करेगा, अब आप देखिए हम इसको कैसे हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इको 5 + 10 इक्वल, ये क्या चीज है? ये डॉट कहाँ से आ गया? ये भी कहाँ से आ गया है? ये कोई मिस्टेक हो गई हमसे, ये डॉट डाल दिया इधर, ये मिस्टेक हो गई, डॉट डल गया यहाँ पे। नो, दिस इज नॉट अ मिस्टेक। डू यू रिमेंबर व्हाट दिस डॉट डज? यस, this is the sign
जो कि कॉन्केटिनेट कर रहा है फंक्शन को. सो इको के अंदर आप एक यू आर बिल्डिंग अप अ स्ट्रिंग बाय कॉन्केटिनेटिंग 3 सब स्ट्रिंग्स. फर्स्ट सब स्ट्रिंग शुड प्रिंट 5 plus 10 equal, then it will concatenate, it will call the function will return 5 comma 10, the function should return here 15, so it will say 5 plus 10 equal 15, then concatenate the new line. So next line may it will print 7 plus 13 20, next line it will print 6 और कंट्रोल विल ऑब्वियसली यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, लास्ट लाइन थी. सो हमने यहाँ पर वो जो कॉन्केटिनेशन वाला जो था जिसको कि मैंने अरेज के अंदर कहा था कॉन्केटिनेशन जो है वो भी कर सकते हैं, वहां पे हम प्लस साइन की मदद से करते हैं. अरेज के एलिमेंट्स को कॉन्केटिनेट नहीं करते बल्कि उसको यूनियन कहते हैं, उनको जोड़ना होता है आपस में. स्ट्रिंग को जब जोड़ते हैं तो उसको कॉन्केटिनेशन कहते हैं. एंड वी यूज द डॉट फॉर कॉन्केटिनेटिंग 2 strings टुगेदर इनटू 1 string, and we use union to combine the number of elements of the arrays together into the one array. ठीक हो गया भाई, उसकी भी एग्जांपल कवर हो गई. So what is an array now? अरे अब मैंने आपको काफी सारा इनडायरेक्टली करा दिया है. लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. An array is a special variable which can hold more than one value at a time, or it's a very flexible array because in C language आपकी जो array होती है वो homogeneous elements होते हैं, means कि एक तरह का data type होता है. But thanks to this PHP and JavaScript that you can have a heterogeneous array also where you can have a different data types, क्योंकि यहाँ पे data type हम कोई चीज का नाम रखा ही नहीं है हमने. डेटा टाइप्स होते हैं जरूर जिसको कि हम स्ट्रिंग कहते हैं, न्यूमेरिक कहते हैं, लेकिन उसको सेपरेट करने का कोई हमने तरीका आइडेंटिफिकेशन का नहीं रखा. सो इस वजह से इसकी जो अरेज है दैट बिकम्स वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू यूज. वो तो उसमें भी है सी में भी, लेकिन इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज. सो इफ वी वांट टू डिफाइन द 3 cars we can use 3 variable name car 1, car 2 and car 3, but we can see that instead of using 3 variables we can use just one single variable cars equal to curly brackets, and there we can put it like this. There should be a slide here, but it's not there. It should be in the next slide also. However, what if you want to loop through the cars and find the specific one? And what if you had not 3 cars, you have 300 cars? तो क्या वो 300 कार्स को आप डिफाइन करना शुरू करेंगे या उसको फिर आप 1 by 1 उस तरह करेंगे? नहीं, ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं बढ़ाते बल्कि अरे यूज कर लेते हैं और फिर अरे के हर एलिमेंट को इंडेक्स करके हम उसको सर्च कर सकते हैं. उसी चीज को हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सीन के जो PHP है फैसिलिटेटर्स टू मूव थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द अरे, और हमें हमारे पास PHP में एक स्पेसिफिक लूप स्टेटमेंट भी है फॉर ईच. ठीक, फॉर ईच का मतलब ये है कि अब आपके अरे के हर एलिमेंट की आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर दी है. ठीक, सो है वेरी यूजफुल. सो PHP array element, the array function is used to create an array. ये array की मदद से हम array को create करते हैं. और indexed array, अच्छा, there are 3 types of arrays in PHP. Number 1 is called an indexed array, number 2 is called associative array, and number 3 is called a multi-dimension array. ठीक है, इंडेक्स अरे और एसोसिएटिव अरे को डिस्कस कर लेते हैं. मल्टी डायमेंशन जो उन्होंने सी पढ़ी है उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ शायद आई विल नॉट फाइंड टाइम कि मैं मल्टी डायमेंशन में जाऊंगा. ओके, सो वी विल यूज अ फंक्शन अरे. क्यों ये फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं अरे और ये आप इसके साथ पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं देर आर 2 ways to create the indexed array. The index can be assigned automatically, that is index starts with 0, और यहाँ पर हमने इसको देखा कि automatically index assign हो गया.
आपने मेंशन ही नहीं किया, आपने वन के बाद वन आफ्टर द अदर, you have keep on putting the data, and that's the way you can define the array. However, you can also use this index, or you can use the array 0 is this, 1 is this, 2 is this, and this way you can just keep on adding the element here. Here you can just keep on the element in this direction. ठीक हो गया भाई? Now, we can take this example to create an indexed array or with car, assign 3 elements to it, then we can print the text containing the array. और दोनों तरीके आपको आने चाहिए. एक तो ये I like this and this car, ठीक है. और चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, car is equal to array echo count. The count function is used to return the length, the number of elements of the array. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं echo 3, ये काउंट आ गया आपके पास, जितना यहाँ पर आएगा 0 1 2, और विद इन दिस, और फिर जब आप इसको आउट करेंगे तो जनाब ये बेसिकली रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू. जो काउंट क्या रिटर्न करेगा 1 2 3, क्योंकि 0 से नहीं काउंट, क्योंकि एलिमेंट्स काउंट करने ना, तो फिर ये अब बताएगा कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं. तो जब आप इस अरे का काउंट यहाँ पे एको करेंगे तो इट विल प्रिंट वॉल्वो, BMW और टोयोटा. ये प्रिंट करेगा? नो, ये नहीं प्रिंट करेगा. ये प्रिंट करेगा 3, जो मैं आपको पहले शायद मेरे बता भी चुका हूँ. ओके. सो एक काम और भी करता है, अरे लेंथ. It loop through and print all the values of an index array. You can call, you could also use the loop statement also. So यहाँ पर हम देखते हैं car is equal to Volvo, BMW, Toyota, और हम यहाँ पर कहते हैं car length is equal to count car. ठीक, और फिर हम इसको यूज करवेंगे. यहाँ पे उधर तो हमने प्रिंट कर दिया था ना, यहाँ पे जो काउंट है उसको हमने अरे लेंथ के अंदर डिफाइन कर दिया. यहाँ पे अरे लेंथ फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है. यहाँ पे अरे लेंथ कहीं नहीं मैंने बयान किया, ठीक है ना. तो अरे लेंथ इज द वेरिएबल, काउंट को इसमें यूज किया, यहाँ पे हमने उसको फॉर लूप के अंदर यूज कर दिया. ये कोई अच्छा तरीका है. इससे एक अच्छा तरीका मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और मेरा ख्याल है मैंने इसमें डाला है. सो व्हाट इट विल डू, 0 से लेस देन 3, तो 0 1 2, तो पहले अरे ऑफ 0 प्रिंट करेगा, फिर वो आपकी पहली गाड़ी आ जाएगी, फिर 1 फिर 2, और इस तरह तीनों गाड़ियां जो है वो प्रिंट हो जाएंगी. एसोसिएटिव अरे. Associative array are arrays that use named keys that you assign to them. अगर सबस्क्रिप्ट की बजाय आप उसके नाम रख दें तो बड़ा ही पावरफुल किस्म का अरे बन जाएगा. और ये वो जगह है जिसको मैंने कहा था हेट्रोजीनियस. एक तरह के डेटा टाइप नहीं है, आपने हर एलिमेंट का एक नाम, हर इंडेक्स एलिमेंट का एक नाम रख दिया है. वो अरे आप वेरिएबल भी तो डिफाइन कर सकते थे, लेकिन आपने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, वो आपने हर एलिमेंट का एक नाम आपने रख दिया और फिर उसको आप मैनिपुलेट करें. तो ये बहुत मजे की चीज है. इसको देखें, $age is equal to, this is the variable name, $age is equal to array Peter assigned to 35, Ben there's 37, Joe 43. तो बेसिकली आपको ये नहीं पता, लेकिन आपने यहाँ से इससे पता चल जाता है कि आप इसका नाम रख रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये आपने हर यहाँ पर जो नाम असाइन किया है और ये उसकी एज है उसकी हर आदमी की. अब हमने इस सारी की सारी अरे को असाइन कर दिया एज को. अब इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने प्रिंट करना है. ये बहुत, प्लीज बी अटेंटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं. When I would like to access the first element, which is the 0 element of the array, I could have used age of 0. So I should have been able to retrieve the first element. But since this is not the array, this is an associative array where each index has a name. So instead of using this 0, I am using the
इंडेक्स नेम एज ऑफ पीटर। अब जो नहीं आप इस सीक्वेंस में लिखते, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते थे, आप ये स्टेटमेंट ऊपर भेज जाते तब भी आपको प्रोवाइड कर देता, ये स्टेटमेंट सबसे ऊपर भेज जाते तब भी आपको प्रोवाइड कर देता। सो एज ऑफ जो इज इक्वल टू 43, एज ऑफ बेन इज इक्वल टू 37, एज ऑफ पीटर इज इक्वल टू 35। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि जो आपने इधर इनिशियलाइजेशन की है ऊपर, ये वाली इनिशियलाइजेशन आप नीचे कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम 0 1 2 3, याद है मैंने आपको शुरू में अरे को इनिशियलाइज करना सिखाया था, मैं पीछे नहीं जा रहा टू टेक टाइम, लेकिन आपको मैंने बताया था कि 0 इज इक्वल टू कार वॉल्वो, 1 इज इक्वल टू BMW, 2 इज इक्वल टू टोयोटा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अब हमने इंडेक्स की जगह पर नाम उनके रखते चले गए और उसको असाइन करें। तो वन वे ऑफ डूइंग इट लाइक दिस एंड अदर वे ऑफ डूइंग इट लाइक दिस, जस्ट लाइक वी हैव डन बिफोर, बट द डिफरेंस इज दैट इट इज एन एसोसिएटिव array. Instead of using the index, we are using the name. मैंने कहा था ना, है बहुत ही स्क्रिप्ट की तरह की, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़े मज़े की भी चीज़ें हैं और बड़े आसान है, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सो सर्टेनली यू विल लर्न समथिंग मोर। इवन सी के यूज़र्स जो हैं उनको भी मज़ा आ रहा होगा कि इसमें कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं PHP की, जो कि आम सी की प्रोग्रामिंग में से ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा आपको इसकी प्रोग्रामिंग करना। अब इसमें देखते हैं, the named keys can also be used in a script। अब हम स्क्रिप्ट के अंदर भी यूज करें तभी इसका हम एंजॉय करेंगे कि इसके फीचर्स जो हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू अरे, तो इसने क्या काम किया, वो स्टैंडर्ड काम किया कि इस अरे को असाइन कर दिया एज को। देन वी से एको पीटर इज $age ऑफ पीटर, ठीक है। अब ये तो पीटर नहीं प्रिंट करेगा, ये हमने एको के अंदर खुद डाल दिया था पीटर इज, और यहाँ में नाम पता था तो हमने यहाँ पे वेरिएबल में यूज कर दिया। तो हमने कहा पीटर इज $। अच्छा, इसको ना भूलिएगा, इसको मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कॉन्कैटिनेशन है ताकि इकट्ठा जोड़ना भी है इसको साथ में। पीटर इज $age पीटर और इतने ईयर ओल्ड, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, पीटर इज 35 years old, ठीक। और अब आप देखेंगे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 0 यूज करने के हम। और मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप पहले पीटर को एक्सेस करें फिर बेन को, आप यहाँ पे भी कह सकते थे डायरेक्ट जो इज $age विद इन ब्रैकेट जो years old, तो डायरेक्ट आप लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे उससे, ठीक है भाई। लूप थ्रू एन एसोसिएटिव अर्रे, आप एसोसिएटिव अर्रे को लूप थ्रू कर सकते हैं, जिसके वो हमने स्पेशली आपको पढ़ाया था कि वो उसके भी आप यूज करेंगे फॉर ईच $age एज $x वैल्यू, ठीक। और वो जनाब हम यहां पर दे रहे हैं फॉर ईच एज एज $x। अच्छा, ये हमें क्यों डिफाइन किया, हम एज को नहीं यूज कर सकते थे भाई? अगर एज को हम यूज करते ना तो उसने आगे भी तो मूव करना है ना। जैसे मतलब अगर हम कहते फॉर ईच $age और आगे नीचे सारा कुछ कर देते तो फिर क्या होता कि ये हमारा अरे गुम हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर हम एज को आगे ले जाते। हम इसको अरे को रिटेन रखना चाह रहे हैं एज के साथ, तो हम कह रहे हैं फॉर ईच अरे नेम ऑफ द अरे एज, किसके, हर एलिमेंट को हमें x में दो। तो इनडायरेक्टली जब हम बाद में $x वैल्यू जो है इसकी हम x में दे रहे हैं, तो इस x की मदद से हम नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर मूव करते चले जाएंगे, और यही इसकी खूबसूरती है इसकी, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर $age के साथ ये $x कहाँ से आ गया भाई, ये नया वेरिएबल क्यों लिया है। $age एज $x इज इक्वल टू $x वैल्यू, और $x वैल्यू जनाब हमें यहाँ पर, हमने वहाँ पे कहा था ना उसकी वैल्यू को आप उठा सकते हैं, तो वो अब आप कह रहे हैं इको की डॉट कॉन्केटिनेशन $x वैल्यू इज इक्वल टू $x वैल्यू, और फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो उसकी जो वैल्यू आएगी, पहले उसकी की इज इक्वल टू जो उसकी $x, और वैल्यू इज इक्वल टू जो ये वाली वैल्यू है जो पहले असाइन हुई इसको, एज एज दिस $x दिस।
उफ, यहाँ भी मिस हो गई भी, मुझे इसकी आउटपुट दिखाना चाह रहा था आपको। चले, इट्स अ क्विज आपके लिए, जो आप इसको मैंने इतनी डिटेल से समझाया, अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी आप आउटपुट जो है ना वो लिख सकेंगे खुद बाय योरसेल्फ। उसके बाद आ गया जी सॉर्ट फंक्शन, और सॉर्ट फंक्शन जो है वो क्विकली सॉर्ट क्या करता है, टू अरेंज द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यू कैन ऑलवेज सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और इफ यूज सॉर्ट इन इट विल सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप आर सॉर्ट करें तो याददाश्त के लिए रिवर्स सॉर्ट, और रिवर्स सॉर्ट जो है वो असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। फिर ए सॉर्ट इज एन एसोसिएटिव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एसोसिएटिव अरे और अरे का फर्क तो आपको पता है ना, याद है? एसोसिएटिव अरे में इंडेक्स की जगह पे यू हैव गॉट द कीज, जबकि अरेज के अंदर यू हैव गॉट द इंडेक्स। तो अरेज में आपके पास इंडेक्स 0 1 2 3 4 होता है, जबकि एसोसिएटिव अरे में कोई इंडेक्स नहीं होता, यू हैव गॉट द नेम ऑफ द कीज। तो एसोसिएटिव अरे को अगर आपने सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, नॉट अकॉर्डिंग टू द की, यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं अगर, तो आप सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू है 35 37 43, तो ये है होगी आपकी सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव अरे, ये ए विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव अरे की वैल्यू के साथ। जब हम के साथ करेंगे तो सॉर्ट एसोसिएटिव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की, के इज फॉर की। अब ये किस तरह सॉर्ट करेगा, अब आप मुझे बताएं। ये सॉर्ट करेगा, अब इसके हिसाब से सॉर्ट नहीं करेगा बल्कि की के हिसाब से सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आ जाएगा बेन, फिर आ जाएगा जोव, क्योंकि ये बी पहले आता है, फिर जे आता है और फिर पी आता है। तो बेन, जोव एंड पीटर, ठीक, इसको हम कहते हैं जनाब के सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू के। फिर आगे बीच में आर डाल दें तो वो आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और की सॉर्ट हो जाएंगी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने आर भी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप सारी सॉर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आ गई, वॉल्वो, BMW, और ये अरे है तो इसको वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। तो पहले BMW आ जाएगा, फिर टोयोटा आ जाएगा, फिर वॉल्वो आ जाएगा। ओके, थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है क्योंकि मैं फिनिश करना चाहता हूं इसे आज। द फॉलोइंग एग्जांपल सॉर्ट्स द एलिमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखें हम जो सॉर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी सॉर्ट यूज किया है और यहाँ पे भी सॉर्ट यूज कर रहे हैं। सो इट विल सॉर्ट द वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज, और वी आर जस्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड फंक्शन सॉर्ट फंक्शन। Then we just can do the sorting, reverse sorting, or this reverse sorting will be done by using the R function here. This is an R function, so that will facilitate you to carry out the reverse sorting. ठीक है, और अब आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या आएगा, Volvo, Toyota and BMW. ये भी रिवर्स सॉर्टिंग आप मेरा ख्याल है खुद ही करवेंगे ना भाई, स्पीड भी पकड़नी चाहिए ना। ए सॉर्ट, अब इट विल सॉर्ट, और ए सॉर्ट इट विल सॉर्ट किस हिसाब से, कीज के हिसाब से है, नहीं, नॉट कीज। क्यों, ए सॉर्ट है, की के साथ से सॉर्ट करना होता है, क्या होता है, के सॉर्ट। ये है ए सॉर्ट विद वैल्यूज, और यहीं पे कर देते हैं। अगर ए आर सॉर्ट करते तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता, और ये इसने किसे सॉर्ट करना है, एज की जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यूज जो है, और जो भी वैल्यूज है उसकी। पिछली एग्जांपल में हमने वॉल्वो को और BMW और उसको भी सॉर्ट किया था। तो जो ए सॉर्ट है उसमें आप ये ना समझें कि वो वही हो सकती है, आप एक स्ट्रिंग को भी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, मजे की चीज है वो भी। लेकिन यहाँ पे जरा आसानी के लिए आपने पीटर की एज दी हुई है, तो बेसिकली उसकी वैल्यूज जो है, जो इस साइन के बाद जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये वाला साइन इक्वल टू ग्रेटर देन, इसके साथ जो यूज करते हैं, तो ये वैल्यू इज असाइन टू दिस की, तो इट विल सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू 35 दिस। और रिवर्स ऑर्डर में कब करेगा, जब हम इसके साथ यहाँ पर आर भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया भाई, के सॉर्ट, अब ये तो अब आपको पता ही चल गया कि जनाब ये अब बेन और जो के हिसाब से इसको सॉर्ट कर देगा, और रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, ये भी रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर। ठीक, गुड। सो आई हैव बीन एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द कोड। अब इस पे थोड़ा सा हम
स्पीड फिर स्लो करते हैं। PHP global variables or super global variables. There are certain global variables and there are certain super global variables जिसको हम कहते हैं several predefined variables in PHP are called super global variable, which mean that they are always accessible regardless of the scope. एक तो ग्लोबल है, वो सुपर ग्लोबल है। रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप मीन्स के बालातर है स्कोप दोनों चीजों से, मीन्स विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। वैसे तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? जो विजिबिलिटी ऑफ लाइफ टाइम के पाबंद होते हैं। जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं दे आर रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, ना विजिबिलिटी और लाइफ टाइम से भी। अब ये बड़े मजे की चीज है। इस मजे की चीज ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड जाएंगे, इसकी एक्सेस जो है वो अक्रॉस द बोर्ड मींस अक्रॉस द कंप्यूटर जाएगी इसकी वैल्यू जो है। तो इसलिए ये दे आर कॉल्ड दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, क्लास और फाइल विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल, ठीक, रिगार्डलेस ऑफ स्कोप, and you can access them from any function, class or file without having to go to any special। और ये जनाब ग्लोबल्स जो मैं यूज करवा चुका हूं आपको, पोस्ट, एनवायरमेंट, सर्वर, आगे इनके भी अपने बहुत सारे फर्दर पैरामीटर्स हैं। आई विश कि मैं वो कुछ करा पाऊं। गेट, कुकीज, सेशन, फाइल्स, रिक्वेस्ट, तो इसमें से कम आज 2-3 तो ट्राई करते हैं ना। ग्लोबल्स इन PHP क्विक रिविजन हो जाएगी अगर मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स विच इज यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम एनीवेयर इन PHP स्क्रिप्ट, और ये क्योंकि हमने कर चुका है इसको डिस्कस, लिहाजा इसी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे अगले को डिफाइन करना आसान हो जाए। सो PHP स्टोर्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स इन एन अरे कॉल्ड, ये कैपिटल इसके साथ, ये अरे का नाम है ग्लोबल, जो मैंने आपको बताया था रिजर्व वर्ड है। फिर उसके अंदर इंडेक्स है और द इंडेक्स होल्ड्स द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि वो जो एसोसिएटिव अरे आपको कराई गई थी, वो एसोसिएटिव अरे जो है हमारी मजबूरी थी। वो उस एसोसिएटिव अरे को डिफाइन करना हमारी मजबूरी थी। जब हमने उसको अपने लिए डिफाइन किया, अपने लिए मीन्स कि टू पास ऑन द वेरिएबल एज ए सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, जब एक चीज हमने डिफाइन अपने लिए करवी तो फिर वो पब्लिक को भी दे दी कि चले एसोसिएटिव अरे आप भी इस्तेमाल करवें। बात समझ में आई कि क्यों आपको एसोसिएटिव अरे की फैसिलिटी दी गई। द एग्जांपल बिलो शोज हाउ टू यूज दिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और ये एग्जांपल कोई नई नहीं है। आप इस एग्जांपल को एडिशन के भी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। डायरेक्ट आप इसना एक्सेस कर सकते हैं इनको, इसको ऐड करेंगे और ये जनाब एडिशन का फंक्शन बाद में कॉल करेंगे और इको करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्विकली आई हैव जस्ट रिवाइज्ड सो डैट के आपको समझ में आ जाए। अब जरा थोड़ा सा ट्रिकी अफेयर पे आ जाते हैं। ट्रिकी अफेयर क्या है? PHP $_server, ठीक है। यहां पे भी आपको कहा था कि शुड नॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर, हालांकि कर सकते हैं आप। तो ये स्पेशल वेरिएबल्स के नाम रखे हुए ना, तो इसलिए इसको आप अंडरस्कोर के साथ इसी को जाने दें। अपने वेरिएबल डिफाइन करते हुए इज्तनाब कीजिएगा। ओके, $_server इज ए PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर्स, पाथ्स एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। हेडर्स, पाथ्स एंड स्क्रिप्ट रोटेशन, और ये कहाँ पे जाता है? और ये भी अगली एग्जांपल अगली स्लाइड के अंदर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। हाउ टू यूज सम ऑफ द एलिमेंट्स इन $server। यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसमें परेशान ना होइएगा, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि PHP_self क्या करता है, सर्वर नेम, HTTP होस्ट, पता तो आपको चल जाएगा नामों से कि करता क्या है, HTTP रेफरेंस, HTTP यूजर एजेंट, स्क्रिप्ट नेम, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस बाय यूजिंग दिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस्ड बाय associative key, access by their key name। समझ में आई वो बात? तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स विच आर associative arrays that has
प्री-डिफाइंड नेम एंड दैट हैज अ प्री-डिफाइंड कीज। तो इसका जो ये सर्वर है नाम वही चल रहा है उसका, तो बेसिकली ऊपर से नीचे तक ये जो आपकी एक अरे है विच इज अ सर्वर अरे। इस अरे के हर एलिमेंट के साथ एसोसिएटिव डेटा है और ये बड़े मजे मजे का डेटा है, इससे आपको बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? वी कैन जस्ट सी इट हेयर। कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बता देता हूं, कुछ आप एंड पे पढ़ लीजिएगा। सर्वर PHP सेल्फ इट रिटर्न्स द फाइल नेम ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने आपका स्क्रिप्ट आप ज्यादा से भी रख सकते हैं। तो जनाब जिस स्क्रिप्ट ने इसको एग्जीक्यूट करना है, अगर उस स्क्रिप्ट का नाम आप पूछना चाहते हैं तो आप उसको एसोसिएटिव की है PHP_self, it will return you the name of the script to execute that particular script। कि उसके फाइल किस नाम से उस स्क्रिप्ट को आपने डिस्क पे सेव किया हुआ है, उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है, ताकि उसको यूज करते हुए आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। गेटवे INTERFACE इंटरफेस, ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ से मैंने इसलिए पढ़ा है कि ताकि वो आपको पता चल जाए कि दिस इज एन इंटरफेस। सो इट विल रिटर्न्स द वर्जन ऑफ द कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI। आपको मैंने टेक्स्ट जब पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI की इंट्रोडक्शन करवा दिया था। वो इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप इसके स्क्रिप्ट के अंदर से उठा सकते हैं। सर्वर एड्रेस, एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। होस्ट सर्वर का अगर आपको IP एड्रेस चाहिए तो वो आप सर्वर ADDR सर्वर एड्रेस से उसका एड्रेस उठा सकते हैं। अच्छा, हर सर्वर को आप एक DNS, ये भी मैंने आपको बताया था, उसको आप एक नाम असाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको concerts.edu.pk की एग्जांपल बताई थी, दिस इज द नेम असाइन टू द IP एड्रेस। तो जो नाम आपने सर्वर को असाइन किया हुआ है वो आप सर्वर नेम के साथ यहां से एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर सॉफ्टवेयर, अब आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर, जैसे कि आप अपाची का सर्वर यूज कर सकते हैं, लिनक्स का, अगर ये नॉर्मली वेब सर्वर के हवाले से है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर लिनक्स का सर्वर है, आपने उसका भी एड्रेस निकाल सकते हैं कि कौन सा लिनक्स का वर्जन जो है उस सर्वर के ऊपर है, या यूनिक्स का कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। तो आप इट रिटर्न्स द सर्वर आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग। ठीक, उसके बाद आ गया जी सर्वर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP का कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP/1.1 और HTTP/1.2 या 3 या वट जो भी आप उसका प्रोटोकॉल है वो आप उसको रीड कर सकते हैं। मेथड कहते हैं, आपको मैंने बताया था मेथड एक फंक्शन है। तो कौन सा मेथड यूज हुआ है, यानी कि इट रिटर्न्स द रिक्वेस्ट मेथड टू यूज टू एक्सेस द पेज, कि कौन सा फंक्शन हम यूज करें टू एक्सेस द पेज, वो हम पोस्ट की मदद से उसको उठा सकते हैं। और ये मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स में दिखाऊंगा कि हम पोस्ट करके दो एक डिफरेंट फंक्शन मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम रीड करेंगे। मेरा ख्याल है आई हैव यूज्ड कपल ऑफ एग्जांपल्स। ओके, रिक्वेस्ट टाइम, ये टाइम वो नहीं है, ये टाइम है जनाब रिटर्न्स द टाइम स्टैम्प ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, कि जनाब कब से आप लाइन में लगे हुए हैं। क्यूरी स्ट्रिंग रिटर्न्स द क्यूरी स्ट्रिंग इफ द पेज इज एक्सेस्ड बाय अ क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और HTTP एक्सेप्ट रिटर्न्स द एक्सेप्ट हेडर फॉर द करंट रिक्वेस्ट। और अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके करैक्टर सेट कौन सा यूज है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। UTF-8 या ISO 889-1 या एक आपको और भी मैंने कराया था अगर आपको याद हो तो। HTTP होस्ट रिटर्न्स द होस्ट एड्रेस फॉर द करंट रिक्वेस्ट। तो ये तो जनाब एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर जनाब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सर्वर। तो ये बेसिकली एक सुपर डुपर किस्म का आपके पास वेरिएबल जो है, ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब ये इसकी यूटिलाइजेशन देखें। जावा ये आपका स्क्रिप्ट है, HTML स्क्रिप्ट है, और इसकी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट फंक्शन, और एक्शन
अब यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग PHP एको, और ये हम बजाय ये याद है क्या है, अगर मैं आपकी याददाश्त का इम्तिहान हूँ, PHP सेल्फ ये आपको बेशक बताएगा कि उसकी फाइल का PHP का कौन सा फाइल नेम है जिसको आपने यूज करना है टू कैरी आउट दिस मेथड पोस्ट मेथड। पोस्ट के साथ एक फंक्शन का नाम होना चाहिए ना, तो वो अगर नाम आपने यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं आप उस फंक्शन का, और अगर आप नाम नहीं दे रहे तो फिर आप कहते हैं जी नाम तो आप ही प्रोवाइड करें, और नाम आप ग्लोबल वेरिएबल सर्वर में से PHP सेल्फ से हम उठा सकते हैं नाम उसका, कि जनाब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट जो है वो उसका नाम जो है वो क्या है। बाकी ये नेम इट रिटर्न्स टेक्स्ट फाइल नेम, इनपुट इज इक्वल टू सबमिट, ये वो जो है सबमिट वाला ये हम कर चुके हैं। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन विल बी रेड, और यहाँ पर हमने PHP स्क्रिप्ट दे दिया जिसमें नेम इज इक्वल टू $request। अब ये भी एक आपका एक और डॉलर रिक्वेस्ट है जो मेरा ख्याल है मैंने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पर, ये रहा, ठीक ठीक। अच्छा, करता क्या है, करता ये है, डॉलर रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू कलेक्ट डेटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म। किसी फॉर्म के अंदर जब आप एक डेटा भरवाते हैं ना किसी यूजर से, तो यूजर उसके अंदर डेटा भर देता है, तो वो डेटा जो है उसके साथ अटैच कर देता है वो आपका स्क्रिप्ट। अब आप कहते हैं कि वो जो डेटा है उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस डेटा को मैंने पढ़ना है, वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करें। सो व्हेन यू यूज दिस सबमिट बटन, ठीक है, मैं ये सारी अंग्रेजी आप पढ़ लीजिएगा। व्हेन द यूजर सबमिट्स द डेटा बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन, द फॉर्म डेटा इज सेट टू द फाइल, और उस फाइल को जिस स्क्रिप्ट को जो कि आपने उसके साथ अटैच किया हुआ है, और ये उस फॉर्म के टैग के साथ आपको मिल जाता है। So we point out the file name, और वो file name जो है will process that particular data, and if you want to use another PHP file to process from data, then you can replace the file name of your own choice। कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पे कि हम ये PHP_ सेल से फाइल का नाम मांग रहे हैं। अगर ये फाइल आपकी अपनी यूज करना चाहते हैं, आपको पता है कि कौन सा डेटा है जो आपने मांगा था, तो फिर आप उसका जो एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ फंक्शन की बजाय आप अपना फंक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेवलप किया हुआ। सो दिस नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, ये जनाब आपको वो प्रोवाइड करेगा, और ये आपने यहाँ पर दिया था f नेम, और ये इसके ये भी एक एसोसिएटिव एरे है ना, जिसमें हो सकता है आपके 3 4 5 हो, लेकिन इसमें हमने एक ही नाम दिया हुआ है। एक एग्जांपल मैं कराऊंगा जिसमें एक से ज्यादा भी हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये फर्स्ट नेम है, और जैसे फर्स्ट नेम क्लिक करके सबमिट करेगा आप इधर से फर्स्ट नेम उठा लेंगे और उसको नेम को असाइन करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, पोस्ट इज इक्वल टू एक्शन, और यहां से हमने वो फाइल का नाम उठाया और ये फर्स्ट नेम, इसको सबमिट किया, और यहां पर अब हम यूज कर रहे हैं पोस्ट मेथड का जो नाम है वो हमने यूज किया वेरिएबल पोस्ट, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दो हमारे पास चीजें हैं, हम पोस्ट भी यूज कर सकते हैं और एक हम गेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और ये इसका वेरिएबल, और जो वेरिएबल पास ऑन किया वो हम यहाँ से उठाकर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो PHP पोस्ट इज वाइडली यूज्ड टू कलेक्ट द फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म विद ए मेथड पोस्ट। हमने पोस्ट मेथड ऊपर मेंशन किया है। सो डैश पोस्ट इज आल्सो वाइडली यूज्ड टू पास द वेरिएबल्स। जब वो मेथड यूज कर रहे हैं तो वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल अंडरस्कोर पोस्ट जो है उस अरे के अंदर से हम उसको, अब हमें पता है कि कौन कौन से वेरिएबल जो है जिसका हमने डेटा फॉर्म भेजा है, और हमने हर उसके जिसमें से डेटा मांगा है उसका हमने वेरिएबल का नाम रखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर। तो वो जो नाम हमने रखे हुए ना उस नाम के वो सारे के सारे आप इसमें, और यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि कोई सीक्वेंस नहीं, आप फ्री
ऑर्डर के अंदर आपने नहीं रीड करना, आपको जिस सीक्वेंस में चाहिए बस आपका नाम पता होना चाहिए कि उसके पर्टिकुलर फील्ड का नाम आपने क्या रखा है. यू कैन ऑलवेज एक्सेस इट यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेम, और उस नेम से आप उसको यूज कर सकते हैं. सो व्हेन अ यूजर सबमिट्स द डेटा बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन, द फॉर्म डेटा इज सेंड टू द स्पेसिफाइड लोकेशन और फॉर्म टैग के साथ, एंड दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम द सुपर वेरिएबल ये रहा $post. ठीक है भाई. अच्छा, जो काम पोस्ट करता है ना वो $get भी करता है. कैन ऑल्सो बी यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा फ्रॉम सबमिटिंग HTML फ्रॉम दिस मेथड. और अब ये दो क्यों है भाई, इसका भी मैं आज लेक्चर के एंड जब मैं करूंगा तो मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब किसको यूज करना चाहिए. लेकिन अब ये गेट भी वही काम करेगा. कैन ऑल्सो यूज टू कलेक्ट द डेटा सेंट इन द URL. एक ज़हन में रखिएगा, sent in the URL. So assume we have an HTML page that contains a hyperlink with the parameter. अब जरा गौर करें यहां पर, वहां हमने क्या यूज किया था और यहां क्या, यहां हम URL यूज कर रहे हैं. URL is equal to test get.php, ये हमने नाम दे दिया. सब्जेक्ट इज इक्वल टू PHP और वेब बाकी सारी की सारी हम डिटेल्स हम इधर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं. और टेस्ट $get, ठीक, और बॉडी एंड ऑफ दिस. ठीक है, यहाँ हमने URL के जरिए इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी. अगर मैं थोड़ा सा टाइम पीछे भेजूँ आपको तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे URL नहीं यूज किया हमने. यहाँ पे हमने फॉर्म जो है, कहाँ गया भाई मेरा कर्सर, ये रहा. फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू दिस, सर्वर इज इक्वल फाइल का नाम, फिर हमने इनपुट कीज डिफाइन की है यहाँ पर जिसको हम सबमिट कर रहे हैं. ठीक है भाई. अब अगर मैं इधर आ जाऊं वापस, ये जरूरी है कि आपको समझ में आ जाए. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं यूज कर रहे, मेथड नहीं यूज कर रहे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट URL के अंदर फाइल का नाम दे दिया test_get PHP, सब्जेक्ट उसका ये है, और जनाब एंड एड्रेस वेब इज इक्वल टू दिस वन, और test$get और ये दिस. ठीक, और ये जनाब काम करेगा यहाँ पर echo study get subject. वहां पे हमने सब्जेक्ट दिया था ना ऊपर, याद है ना, अभी पिछली साइड मैंने आपको पढ़ के सुनाया था. सब्जेक्ट एट दिस कॉन्कैटिनेट करें और उसको डिस्प्ले करें, तो ये गेट के अंदर से वो सब्जेक्ट उठाएगा और जो कि उसने फॉर्म के अंदर आपने डाला होगा और उसको आप वहां पर डिस्प्ले कर देंगे. इस बिल्कुल वैसे ही है जैसे पोस्ट काम कर रहा है. फर्क सिर्फ ये है कि यह URL से उठा रहा है और वो जनाब आपके पोस्ट से उठा रहा है. It displays a simple HTML form with two input. ये एक एग्जाम्पल, ये अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें आपके फॉर्म में दो नाम डाल दिए हमने. एक अच्छा ये देखें यहाँ पे फॉर्म आ गया एक्शन, तो इसको हम गेट की बजाय इसको हम यूज करेंगे पोस्ट से ना. और welcome.php मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, नेम और ईमेल, नाम और ईमेल, टाइप इज इक्वल टू सबमिट. तो जब यूजर नाम टाइप करेगा, फिर ईमेल एड्रेस टाइप करेगा, फिर जब उसको सबमिट के बटन को दबाएगा तो ये इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर एंटर हो जाएगी. इस इंफॉर्मेशन को ये welcome.php स्क्रिप्ट रीड आउट करेगा और जो पैरामीटर आपको दे रहा है वो आपको पोस्ट के जरिए वो आपको पैरामीटर सारे के सारे आपको मिल रहे हैं. When the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent from processing to PHP, file name welcome.php. The form data is sent with HTTP post method. ये मैंने सेंटेंस दो दफा कहा है. पहले मैंने उस वहां पे आपको एक्सप्लेन करते हुए कहा है, फिर वही चीज मैंने यहाँ पर दोबारा रिपीट की है ताकि आपको पता चल जाए जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो क्या है. सो टू डिस्प्ले द सबमिट डेटा यू शुड सिंपली इको, और ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं. अच्छा जी, अब PHP वेलकम, अब यहाँ पे आपका पोस्ट, ये आपका डेटा उठा रहा है और जनाब ये बता रहा है योर ईमेल एड्रेस इज, यहां से ईमेल उठा ली इसने. ठीक, वेलकम, पहले नाम उठाया, ये लिखेगा वेलकम, नाम था फर्ज किया आपने, टाइप किया नाम, जॉन टाइप किया और ये अपना ईमेल एड्रेस टाइप किया था फॉर्म के अंदर. तो इसने क्या किया,
HTML में वेलकम, PHP का स्क्रिप्ट कॉल किया आपने, उसने कहा एको पोस्ट की मदद से पैरामीटर उठा रहे हैं जो यूजर ने टाइप किया था। ओके, सो यू जस्ट पिक अप द नेम, फर्ज किया कि उसने नाम लिखा था जॉन, तो जो आपने कहा वेलकम जॉन, वेलकम, नाम आपने यहां से उठा दिया। समझ में आ गया? ब्रेक, नेक्स्ट लाइन पे चले गए। ये HTML है इसलिए ब्रेक हो रहा है, मिक्स कर रहे हैं अब हम PHP एंड HTML। योर ईमेल एड्रेस इज, अब यहां पर कोलन किया आपने, योर ईमेल एड्रेस इज, यहां पे अब आपने कहा PHP एको करे, आउटपुट करना है। ये तो टेक्स्ट आ रहा है ना, योर, ये कुछ को नहीं हो रहा। ये HTML में आपको पता है आपका बॉडी के अंदर टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट प्रिंट होता चला जाता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट योर ईमेल एड्रेस। ठीक हो गया भाई? और ये पोस्ट, वहां से आपने उठाया ईमेल एड्रेस जो उसने पोस्ट से पास ऑन किया था, तो जनाब यहां पे लिखेगा ये आपका HTML टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है, और यहां से इससे ऑनवर्ड कोलन आना चाहिए था, अभी कोलन नहीं आया, यहाँ पे कोलन आना चाहिए था। ठीक है, और ये यहां से अब आपने ईमेल एड्रेस उठा दिया जो वहां से। आई होप के समझ आ गया होगा, नहीं तो उसको रिपीट करके सुने जो मैंने कहा आपको। गेट, अब यही काम हम गेट से कर रहे हैं। फॉर्म एक्शन इज वेलकम दिस गेट डॉट PHP, मैथड इज इक्वल टू गेट। बात समझ आई? दिस टाइम द मेथड इज इक्वल टू गेट, वहां पे मेथड इज इक्वल टू था पोस्ट। अब गेट हमने मेथड यूज किया है, तो गेट से उठाना है हमने डेटा। नेम कॉलन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल, ये अब आप यूजर से फॉर्म भेज रहे हैं, इसकी एक फील्ड का नाम आपने रखा नेम, यहाँ पे यूजर जो है इसका आपने वेरिएबल नेम जो है वो नेम रखा हुआ है, ये वाला नाम रखा हुआ है, सॉरी। ठीक, और ईमेल के लिए आपने नेम जो रखा हुआ है वो आपने ईमेल रखा हुआ है। और जब वो यूजर सबमिट बटन दबाएगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहां से मिलेगी? वो इंफॉर्मेशन आप गेट से उठाएंगे। कौन सा प्रोसीजर उठाएगा? वेलकम अंडरस्कोर गेट डॉट PHP। ये आपका PHP का प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है, जो भी मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा अगली स्लाइड के अंदर, जहां पे ये एग्जीक्यूट होगा। वेलकम गेट डॉट PHP स्क्रिप्ट, जो कि ये गेट से डेटा उठाकर डिस्प्ले करेगा। और ये स्क्रिप्ट क्या है? वेलकम गेट डॉट PHP स्क्रिप्ट लुक लाइक दिस, HTML बॉडी, और ये इसका स्क्रिप्ट आ गया जनाब आपका। PHP इको, ये स्क्रिप्ट आ गया जी। ये स्क्रिप्ट एक्सेस कर रहा है गेट, जो कि एसोसिएटिव अरे है। वेरिएबल का नाम आपने एक का नेम रखा था और एक का ईमेल रखा था, ये नेम उठा रहा है। स्क्रिप्ट एंड, तो इसने इको कर दिया उसका नाम, ब्रेक किया, अगली लाइन पे गया। HTML टेक्स्ट ने प्रिंट किया योर ईमेल एड्रेस इज, जब इसने प्रिंट कर दिया अब ईमेल एड्रेस उठा रहा है PHP $echo, और ये है आपका ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ये। ठीक है ना, ये कह रहा है ना लुक लाइक दिस, ये आपका यहाँ से स्क्रिप्ट है, ये PHP स्क्रिप्ट, मतलब ये HTML डॉक्यूमेंट के अंदर है। PHP स्क्रिप्ट तो ये है ना, ये बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, PHP स्क्रिप्ट के अंदर आप मिक्स किया हुआ आपने। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये PHP की कमांड्स हैं, बाकी आप मजे से HTML की फैसिलिटी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मजे से PHP स्क्रिप्ट के अंदर है। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में? मैंने आपको कहा था कि PHP स्क्रिप्ट कंटेन्स टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। नंबर 2 HTML के टैग शैग और सारा बॉडी HTML वो। नंबर 3 स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी आ सकता है इसके अंदर, और वो स्क्रिप्ट से आएगा ना। और नंबर 4 HTML की अपनी कमांड्स, और HTML की कमांड जो है ना वो इसके अंदर बंद होंगी। ठीक हो गया भाई? समझ में आई अब बात जो मैंने पहली स्लाइड में बताई थी आपको कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। ओके, PHP $this, और जनाब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर बड़े मजे से ये बताएगा कि आउटपुट है शायद अगली स्लाइड में, नहीं अगली स्लाइड में नहीं है, यही बतानी पड़ेगी। अच्छा, ये आउटपुट वही आएगी, यहीं से चलते हैं, ये वाली आउटपुट आएगी, इसकी भी वही आउटपुट आएगी जो कि पोस्ट से आई थी। अच्छा, वही काम अगर पोस्ट ने किया, वही काम इसने किया, तो हमने फायदा क्या है? फायदा ये है कि बोथ गेट एंड पोस्ट क्रिएट एन अरे
associative array with the value key is equal to value. This array holds the value in pairs, that the name of the key plus the value of the key. Both get and post are treated as $get and $post. मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाई. These are called the super globals, which means that they are always accessible regardless of the scope. आप कहीं से भी, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चले गए हैं और जनाब आप सर्वर से उठा रहे हैं इंफॉर्मेशन, और वो पता नहीं दुनिया के किस कोने में यूज़र ने अपना डेटा उसके अंदर टाइप किया है और वो डेटा आपको मिल गया है और वो डेटा जनाब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने उसके अंदर. $get is an array of variable passed to the current script via the URL parameters. यहाँ पे फर्क है. $post is an array of variables which is passed to the current script via HTTP post. ये फर्क है बस. Via URL parameter उठाता है, ये उठाता है HTTP post method से. अब यहीं पे फर्क है दोनों का, और वो फर्क 2-4 स्लाइड्स और हैं, बस 2-3 मिनट और बर्दाश्त करें मुझे. When to use get? Information sent from a form with a get method is visible to everyone. ठीक है, ये जो गेट के जरिए आप इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, इट इज विजिबल. कोई भी आपका व्यू कोड करके देख सकता है कि क्या क्या चीजें आप उठा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. गेट ऑल्सो हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंट, और वो इंफॉर्मेशन है 2000 कैरेक्टर्स जो है, जो आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर गेट के अंदर डेटा डालकर फॉर्म के अंदर 2000 से ज्यादा कैरेक्टर्स का डेटा आप नहीं भेज सकते. तो एक ये लिमिटेशन है. सो गेट में बी यूज फॉर सेंडिंग non-sensitive data, ठीक है, क्योंकि वो इट इज विजिबल टू एवरीवन. वैसे डेटा विजिबल होता है, लेकिन देयर आर समटाइम्स सेंसिटिव डेटा. तो इसका मतलब है जवाब आपको भी खुद ही मिल जाएगा. गेट शुड नेवर बी यूज्ड फॉर सेंडिंग दी पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. लिहाजा व्हेन टू यूज पोस्ट, इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम विद द पोस्ट मेथड, वहां पे URL से जा रही है इंफॉर्मेशन, यहाँ पोस्ट मेथड से जा रही है, इज इनविजिबल टू अदर्स एंड ऑल नेम्स एंड वैल्यूज एम्बेडेड विद द बॉडी ऑफ HTTP रिक्वेस्ट एंड देयर आर नो लिमिट. वहां पे लिमिट थी 2000 की, यहाँ पे देयर इज नो लिमिट. और वो विजिबल थी सबको, ये इनविजिबल है, मीन्स के कॉन्फिडेंशियल है. So moreover, post supports advanced functionality such as support for multi-part binary input while uploading files to the server. यानी कि आप पूरी की पूरी फाइल उठा के एग्जीक्यूटेबल फाइल, बाइनरी फाइल जो है वो आप सर्वर के ऊपर कॉन्फिडेंशियली आप उधर से उधर भिजवा सकते हैं. However, because the variables are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark. अच्छा, उसमें URL में एक एडवांटेज है कि आप बुकमार्क कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को विजिबल है. तो वो बुक मार्किंग जो है, जो आपको पता है किस तरीके से हम बुक मार्क करते हैं जब आप ब्राउजर को यूज करते हैं, ठीक, यहाँ पे नहीं कर सकते. लेकिन इसका बड़ा पावरफुल काम ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको ये आप यूज कर सकते हैं. तो जनाब, विद दिस वी कंप्लीट दिस पार्ट 2 ऑफ PHP. और पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से PHP का फ्लेवर जो है आप तक कम्युनिकेट कर सकूं. आई हैव नॉट येट डिसाइडेड रिगार्डिंग दी पार्ट 3. अगर मैंने पार्ट 3 के ऊपर कुछ आई विल जस्ट गो थ्रू इट टुडे एंड सी के हमारा कितना कोर्स बकाया है, क्या मुझे एक लेक्चर अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं. देन अगर फर्दर आ गया लेक्चर सोचा तो ज़रूर आपके साथ आपको पढ़ाऊंगा. और क्योंकि मैंने भी आपको .NET भी पढ़ाना है. ओके, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान.